अच्छा, बुक्स के हवाले से अब आपको वॉल्यूम 2 बड़ा चाहिए होगा। वॉल्यूम 1 में जो टेस्ट क्वेश्चंस वाला कल हम कर भी रहे थे, उसमें तो यकीन अभी और चीज़ें भी हैं, वो मैं साथ साथ बताऊंगा। कुछ दिन जरा आप अगर वॉल्यूम 1 भी साथ लें, आज जब वॉल्यूम 2 लेके जाइएगा इंशाल्लाह, नीचे अवेलेबल है, तो मैक्सिमम लोग प्लीज़ लेके जाइएगा। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह आपको भी बड़ा शायद आज डिस्पैच हो जाएगा, तो कुछ दिन हम जरा गुजारा कर लेंगे। मैं आपको इसकी PDF शेयर कर देता हूँ चंद दिन के लिए, लेकिन प्लीज़ बुक भी ले लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट अ न्यू डिस्कशन सर, मजबूरी है, अब क्या करें। रजिस्टर खोल सर, रजिस्टर खोलना सर, नया पेज एक निकालना है, हेडिंग लिखें बोरिंग कॉस्ट। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? सॉरी मैंने पूछा भी नहीं और बातें शुरू हो गई। ये ज्वाइन किया हुआ है? मेरी आवाज़ आ रही है ऑनलाइन? एक रिसेंट डेज में 2-3 दिन पहले, शायद 4 दिन पहले, एक रिवैल्यूएशन का टेस्ट का भी मैंने कल कहा था, उसका आंसर शेयर हो गया आप SK लिमिटेड के नाम से। तो कल मेरा ख्याल उसकी तो कम से कम डिस्कशन रख के खत्म करेंगे। अगर शेयर हो गया तो उसको फाइनल कर लें, पिछला खत्म करें ताकि हम आगे चल सकें। आज बेटा हम एक डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बोरिंग कॉस्ट के नाम से। अभी आपने लफ्ज सुना बोरिंग, और सर जी सुना है सर, क्या मतलब लोन कह सकता हूँ बिजनेसेस के एंगल से। तो बोरिंग कॉस्ट से फिर क्या मुराद हो? क्या बोरिंग की वजह से कोई कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है? बोलेंगे ना, इंटरेस्ट की बात हो रही, फाइनेंशियल चार्जेस कहना चाहे तो कह लें, लोन का इंटरेस्ट उसकी कॉस्ट है। क्या ये कॉस्ट अवॉइड की जा सकती है अगर आप लोन ना लें? अगर आप लोन नहीं लेंगे तो ये कॉस्ट अवॉइडेबल है, और अगर आप लोन लेंगे तो जब तक लोन यूटिलाइज करेंगे, वापस नहीं करेंगे, उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इस टॉपिक में हमने काफी डिटेल में जरा जाके लोन्स को, बोरिंग्स को और बोरिंग कॉस्ट को डिस्कस करना है। लेकिन उस डिस्कशन से पहले आज हम जरा कुछ पुरानी और नई चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करके अपना जरा एक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग लोन्स एंड बोरिंग्स कर लेंगे। तो आपके सामने 3 सिनेरियोस लिखे होंगे, अगर बुक नहीं भी है, जिनके पास बुक है पेज नंबर 1 होगा, मेरे जिनके पास बुक है बुक यूटिलाइज करें, नहीं है तो आपके सामने रजिस्टर खोलना, कैलकुलेटर निकालना। और दोस्तियाँ यकीनन बेटा पुरानी बहाल हो गई हैं, पुराने दोस्त मिल गए हैं, लेकिन प्लीज क्लास के बाद इंशाल्लाह उनसे गले भी मिलेंगे, अगर आप मिलना चाहेंगे तो सब कुछ कीजिएगा, लेकिन क्लास के बाद। जी बेटा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, इसलिए आप प्लीज टेंशन ना लें। सिनेरियो 1 रेडी है सर? और सर जी आप तो रिस्पॉन्स दे दिया करें यार, मतलब मैं अकेला चीज का रह जाता हूँ यार। A loan is obtained from MCB Bank, for example Muslim Commercial Bank, on 1st of January 2012 against a sanctioned limit of, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज बताएंगे। तो सैंक्शन लिमिट का वर्ड, इसका मीनिंग क्या है? नोट 1 देखें। सैंक्शन लिमिट का बेटा मीनिंग होता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन जो आपने बैंक के साथ एग्री की है। मसलन अगर आपने बैंक से बेटा कोई लोन लेना है तो डेफिनेटली कोई बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को मीटिंग करेंगे, ऐसे ही होगा ना। आप अपनी नीड बताएंगे कि हमें कितना लोन चाहिए, लोन अगर लेंगे उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी भी होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होंगी, वापसी कैसे होगी, मंथली रीपेमेंट, सेमी एनुअल, एनुअल, इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, ये सारी निगोशिएशंस होंगी। लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा कि हम ये मिलजुल के ये डिसाइड करेंगे कि हमें कितना लोन लेना है। तो वो जो टोटल अमाउंट एग्री हो जाएगी बैंक और कंपनी के दरमियान, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज सैंक्शन लिमिट। क्लियर है? तो फर्स्ट लाइन में आ जाए, a loan is obtained from MC Bank on 1st January 2012 for example against a sanctioned limit of 120 million। तो एक 120 मिलियन की सैंक्शन लिमिट हुई और वो लोन हमने obtain कर लिया। एंट्री बोलना था कंपनी के एंगल से,
कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, लोन पेबल लाइबिलिटी बन जाएगा। It carries markup at the rate of 12% per annum. Markup interest rate 12% per annum. PA stands for. This loan is then repayable in, according to this example, semi-annual का मतलब 6 monthly installments of rupees 5 million starting from 1st of July 2012 along with interest. कितने मिलियन की रीपेमेंट करनी है? 5 million along with interest, उसके साथ में इंटरेस्ट भी देना है। लोन की जो इंस्टॉलमेंट गिवन होती है, जो जिस इंस्टॉलमेंट में वापस आपने करना है, आपने शायद एक वर्ड सुनाओ, ये देख के बताएं जरा, 5 million प्रिंसिपल अमाउंट है? नहीं, 120 million प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, 120 million तो प्रिंसिपल है, नजर आ रहा है ना प्लीज? 120 प्रिंसिपल है कि अब बैंक से जो आप पैसे लेंगे वो प्रिंसिपल कहलाता है, लेकिन क्या वापस सिर्फ प्रिंसिपल ही करेंगे या साथ इंटरेस्ट भी देंगे? तो अब सेकंड लाइन जरा देखें, ये जो 5 million उसने बताया ये प्रिंसिपल रीपेमेंट है या इसमें इंटरेस्ट भी है? जरा आगे सेंटेंस पूरा करके देखें। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, इसमें शामिल है, इसके साथ होगा। तो लोन की जो आपको इंस्टॉलमेंट दी होती है, लोन की रीपेमेंट अमाउंट दी होती है, वो सिर्फ नॉर्मली प्रिंसिपल बताया होता है, इंटरेस्ट उसके अलावा होता है। मसला कैलकुलेटर पकड़े, 120 million लोन है, 5 million की एक इंस्टॉलमेंट है प्रिंसिपल की, तो इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी टोटल? सोचा जा सकता है? 120 million रुपीज ऑफ लोन है, 5 million सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, तो ये टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी? लेकिन क्या इन 24 million इंस्टॉलमेंट्स में जो 5 million जाना है उनके साथ फिर इंटरेस्ट भी पे होना है? उसके साथ 5 million के अंदर नहीं, इसमें प्लस करके साथ जाना है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो जनरली नीचे नोट नंबर 2 भी पढ़े, ये जो इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन दी होती है ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट बताई होती है, अनलेस ऑफ कोर्स वो कहे, वापस ऊपर देखें, 5 million इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इस वर्ड जैसा हो सकता है, उसका क्या मतलब होगा? उसमें शामिल है, फिर वो अलग भी किया जाएगा, क्यों किया जाएगा वो फिर मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन 120 million का एक प्रिंसिपल लिया है, लोन की अमाउंट एक प्रिंसिपल के तौर पे ली है, उसके 5 million करके सेमी एनुअली वापस करना है, और उसके साथ इंटरेस्ट, उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, उसमें इंटरेस्ट प्लस करके देना। एक और चीज जरा देखें, ऊपर वाली फर्स्ट 2 लाइंस, लोन कब लिया है? सर जी मत करें सर, अब पहली इंस्टॉलमेंट कब देनी है? इन 6 महीनों का इंटरेस्ट जाएगा 1 जुलाई वाले दिन। क्या इंटरेस्ट अगले महीनों का साथ पे करें? जो टाइम गुजर गया उसका साथ इंटरेस्ट देंगे। तो 1 जनवरी, 1 जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2012 का इंटरेस्ट 1 जुलाई वाले दिन 5 million की इंस्टॉलमेंट के साथ देंगे। डेटा इज क्लियर? हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट पढ़े, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 30th June 13। इस अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग डेट बताएं जिस साल का वो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करने को कह रहा है। 30th June 13 कह रहा है, तो व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग डेट ऑफ दिस अकाउंटिंग ईयर? 1 जुलाई 12। मत डरे 1 जुलाई 12 बनता, लेकिन क्या लोन फिर इस अकाउंटिंग ईयर में लिया या पिछले में लिया था? पिछले के मिड में लिया था। और क्या उस 6 महीने का भी कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा? उन पिछले 6 महीनों का, लेकिन वो हमारे करंट ईयर में नहीं आएगा। एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा हमारे हमारी इस कैलकुलेशन में 1 जुलाई 2012 से लेके 30 जून 13 तक का जो इंटरेस्ट बनता होगा बस वो हम कंसिडर करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली लोन पिछले पीरियड में लिया लग रहा है, और उन 6 महीनों का इंटरेस्ट 30 जून 2012 वाली इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस आना चाहिए। ये ठीक है मेरे वर्ड्स? कोई कंफ्यूजन? सेकंड रिक्वायरमेंट देखें, फिर वो कहता है प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स। ये वर्ड है किसी के ध्यान में? एक्सट्रैक्ट्स कभी बताया मैंने? बताया होगा मेरा ख्याल है, या नहीं? चलो एक्सट्रैक्ट्स दोबारा रिपीट कर देता हूँ। किसके एक्सट्रैक्ट्स? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक्सट्रैक्ट्स का बेटा मीनिंग ये होता है
बताया हुआ वैसे मुझे लग रहा है। नहीं छोड़े, बहुत पुरानी बात होगी। एक्सेप्ट भी लिखा है इसके साथ ही, या आपने अगर बुक नहीं है तो रजिस्टर में करें। वैसे ये जरा बता दीजिएगा, हैं तो सारे वही ना जिनसे मैं गायबाना बातें करता रहता हूँ, क्लियर कर लूँ मैं। एक्सट्रैक्ट्स मींस प्रिपेयर ओनली, या सॉरी प्रिपेयर की जगह लिखा प्रेजेंट ओनली रेलेवेंट फिगर्स, प्रेजेंट रेलेवेंट फिगर्स prepare present sorry relevant figures only। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मींस एसेट्स लिखने, ठीक है, इक्विटी लिखनी है और लाइबिलिटीज लिखनी है। तो आइडियली तो बेटा ये सब कुछ एसेट्स लाइबिलिटीज इक्विटी सब कुछ लिख के बैलेंस शीट टोटल होनी चाहिए। लेकिन एक्सट्रैक्ट्स का मीनिंग ये होता है कि बस इस डाटा के मुताबिक, जो डाटा गिवन है इसके मुताबिक, इसके एंगल से जो जो आना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वो आपने बस उन रिस्पेक्टिव हेडिंग्स में लिखना है। मींस टू से पूरी बैलेंस शीट रिक्वायर्ड नहीं, एक्सट्रैक्ट मींस सिर्फ रेलिवेंट एरियाज रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लोन लिया है तो जरा देखें एक मिनट, जितना लोन रह जाएगा 30 जून पे, क्या वो बैलेंस शीट में अपीयर होगा? किस कहाँ पे अपीयर होगा? लाइबिलिटीज में। लेकिन फिर लाइबिलिटीज में करंट होती हैं, नॉन करंट होती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? बैलेंस शीट डेट पे खड़े होके वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में देने हैं वो करंट लाइबिलिटी है, और जो आफ्टर 12 मंथ्स देने हैं, जरा रिवाइज करें 2013 से में रखें। अगर हमें 30 जून 2013 पे बैलेंस शीट बनानी है तो वो पैसे जो 30 जून 2014 तक देने हैं वो करंट लाइबिलिटी होगी, और जो 14 के बाद देने हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। तो हम डिसाइड करेंगे कि कुछ करंट और नॉन करंट है या नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो प्लीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं आना, वो एक्सपेंस है, उसने फाइनेंशियल चार्जेस के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आना है। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, ईयर एंड पे पेएबल अगर नजर आया कहीं हमें, तो यकीनन फिर वो जो पेएबल होगा वो यकीनन करंट लायबिलिटीज में आएगा। जनरली इंटरेस्ट पेएबल इज अ करंट लायबिलिटी अनलेस अदरवाइज इंफॉर्मेशन। इंटरेस्ट नॉर्मली साथ साथ ही पे हो रहा होता है, लेकिन लोन में करंट और नॉन करंट पोर्शंस होते थे और अभी भी शायद होंगे। तो रिक्वायरमेंट्स आई होप कि क्लियर है आपको। बाकी काइंडली अब जरा रजिस्टर खोल लें, खोला हुआ शायद आपने। तो रिक्वायरमेंट 1 की हेडिंग लिखें। ये जरा कैमरा जी मैं अभी करवा दूँ तो सर। हाय सर, जिंदगी को इतने सिरे से दोबारा स्टार्ट करें सर, ठीक है सर। ऐसे क्यों मैं अभी फजूल में आपसे आपको तंग कर रहा हूँ? यकीनन आप लोगों ने, ये किसी बात हुई? इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर ended (2013). अच्छा आज बेटा शायद मैं एग्जैक्टली उन फॉर्मेट्स की पे वर्किंग आपके सामने डिस्कस ना करूं जो हम इंशाल्लाह किया करेंगे। आज हमारा मेन मकसद ये है कि इन छोटे छोटे सिनेरियोज की बेस पे 3 अभी आएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं कि आज कंप्लीट हो जाए, हम जरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो यकीनन हमें फाइंड आउट तो करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मुझे ये जो डेटा पढ़ा गया है फर्स्ट सिनेरियो में, ये ज़रा डेट वाइज अरेंज करवा दें। मसलन क्या चाह रहा हूँ मैं, आप लिखना छोड़ें, थोड़ी सी वर्किंग करवाएं ज़रा। बताएं लोन कब लिए? तो लोन ऑब्टेन्ड ऑन, ये बाद में करनी लिखिएगा, पहले समझ लें ज़रा। 1 जनवरी 2012। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि सारे लोन का इंटरेस्ट हमारे पीरियड में आना है, वो इंशाल्लाह बाद की डिस्कशन है, हम वही करेंगे जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। मैं एक सेकंड आपके सामने डाटा प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 1 जनवरी 2012 को रुपीज मिलियंस रख लें, 120 मिलियन
लोन ऑब्टेन हुआ है, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, हमारी लायबिलिटी बन गई। एक सेकंड के लिए जरा इंटरेस्ट रेंज से निकाल दें, सिर्फ प्रिंसिपल के एंगल से जरा बात आगे बढ़ाएं। बैलेंस बता सकते हैं आप मुझे एज ऑन 30th जून 12, लास्ट ईयर एंड जब हुआ होगा, जिस ईयर में लोन लिया है, ये उस जिस ईयर में लोन लिया था 1 जनवरी को, जब पिछला साल एंड हुआ होगा, तो व्हाट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस लोन? क्या रीपेमेंट शुरू नहीं हो जाएगी? नो सर, पहली रीपेमेंट किस दिन है? 1 जुलाई, वो तो नेक्स्ट ईयर बनता है, नेक्स्ट ईयर की नेक्स्ट डेट बनती है। तो क्या जितना लोन लिया है उतना ही लोन हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी होगा एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर? और सर जी होगा सर। अब आगे और बढ़े, लोन की कोई रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी इस दिन, लेकिन इंटरेस्ट होगा, उसको एक सेकंड इग्नोर करते हैं। लोन रीपेमेंट ऑन 1 जुलाई 12, कितनी? 5 मिलियन सिर्फ प्रिंसिपल, बोले 5 मिलियन की रीपेमेंट हो रही है। लोन डेबिट, कैश क्रेडिट, कितना लोन रह जाएगा? 115 मिलियन रह जाएगा। सोच के बताएं कब तक रह जाएगा, कब तक रहेगा? सेकंड लाइन देखें। नहीं नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं। सेमी एनुअल रीपेमेंट्स, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन। सेमी एनुअल, सेमी एनुअल मींस हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। पहली इंस्टॉलमेंट की डेट अगर है 1 जुलाई 12, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट 1 जनवरी। अगर फर्स्ट हो तो फिर फर्स्ट फर्स्ट चलना है, 1 जुलाई, 1 जनवरी, आगे 1 जनवरी 13, अगली 1 जुलाई 13। अगर ईयर एंड्स पे हो, फॉर एग्जांपल 30th जून 12 लिखा होता, तो 31 दिसंबर, तो अकॉर्डिंगली आई होप के मसला नहीं है। तो 1 जुलाई 12, अगर पहली है तो दूसरी सेमी एनुअल। अगर ये मंथली हो फॉर एग्जांपल, तो 1 अगस्त, 1 सितंबर। क्वार्टरली हो तो 3 दिन महीने गिन लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन, नेक्स्ट रीपेमेंट डेट आएगी इसी ईयर में आएगी, इस सेकंड अकाउंटिंग ईयर में ही आएगी। नहीं नहीं, इसी में आएगी। अकाउंटिंग ईयर तो 30 जून पे एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर एंड आना 30 जून 13 पे। तो इसी अकाउंटिंग ईयर में फिर सेमी एनुअल 2 हो जाएंगे। तो लोन रीपेमेंट ऑन 1 जनवरी 2013, फिर 5, ठीक है। और फाइनली फिर उस दिन 1 जनवरी 13 को पैसे देने के बाद 110 मिलियन रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। और प्लीज, क्या मैं कह सकता हूं कि बैलेंस एज ऑन 30th June 18 भी वही 10 ही होगा, 110 ही होगा, वही 110 जो कब हो गया था, कब तक रहेगा बोले डेट्स? 1 जनवरी 13 को जो हो गया था वो भी 30th June 13 तक रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फिर 1 जुलाई 13 नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में पे होंगे। तो यहाँ तक जो मैंने वर्किंग लिखी है, काइंडली पहले वर्किंग लिखी, और राइट साइड पर थोड़ी स्पेस रखनी है, मतलब जब आप जहाँ लिखेंगे उसके राइट साइड पे थोड़ी सी जगह हो, पेज के यहाँ पे थोड़ी सी जगह वर्किंग करनी है साथ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? नीचे कह देना था किसी साहब को। थोड़ा सा पानी की गर्म गर्म कर। एनी कंफ्यूजन आपको है? ये आगे आ रहे हैं, एक सामने बैठ जाए, पीछे चले।
चेयर इस तरफ करनी है, थोड़ी सी कर लो, नजर आ रहा? ये नोट कर लिया सब? बड़ा उसमें मेरा ख्याल है शायद कोई इशू आ रहा है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मिस्टर अब्दुल्ला एंड अली, वो शायद कैमरा सही चल नहीं रहा, मैं चेक करवाता हूँ। जी सर, अब आए जो ऊपर हेडिंग लिखी हमने, इंटरेस्ट एक्सपेंस रेट, एक नजर देखिएगा 12% पर है ना। सीक्वेंस में चलें, डेफिनेटली हमें 13 की वर्किंग करनी है, लेकिन जरा इसी वर्किंग में जरा बाकी सारी बातें भी अगर हो सके। लोन बेटा लिए 1 जनवरी को, आफ्टर ऑब्टेनिंग द लोन, फिर जितना टाइम पीरियड गुजरता जाता है आपने अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो अगर पूरी डिटेल में बात की जाए तो आप एग्री कर जाएंगे कि फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 120 मिलियन पे होगा फॉर 6 मंथ्स। 120 मिलियन किस दिन लोन लिया? कब तक ये 120 मिलियन एज इट इज रहा? 12 तक। क्या फिर जैसे जैसे लोन आप वापस करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल 5 मिलियन वापस हो गया, फिर वापस हो गया, तो क्या इंटरेस्ट इवन देन आप 120 मिलियन पे देते रहेंगे? जैसे जैसे लोन कम होता जाएगा अकॉर्डिंगली फिर जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा आफ्टर द लोन, वो आप उस पर इंटरेस्ट देंगे। और डेफिनेटली अगर दोबारा और लोन ले लेंगे तो लोन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, लेकिन जितना बैलेंस ऑफ लोन होगा उस पर आप इंटरेस्ट देंगे। लेकिन बैलेंस ऑफ लोन को भी सही समझने की जरूरत है। बैलेंस ऑफ लोन जो 6 मंथ्स रहा, तो फर्स्ट 6 मंथ्स का बैलेंस ऑफ लोन 120 मिलियन इंटू 12% इंटू 6/12 होना चाहिए। लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं वर्किंग लिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो हमारे पिछले पीरियड्स की बहस है। हमें कहां से स्टार्ट करना है? तो 1 जुलाई से। तो अब आप आए जरा मेरे 1 जुलाई के एंगल से बताएं, मैं इंटरेस्ट की वर्किंग किस अमाउंट से शुरू करूं? अपनी सजेशंस काइंडली जरा दें, जरा मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि हम कहाँ खड़े हैं। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट देखा जरा, क्या इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है? क्या इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट देना होता है? इंस्टॉलमेंट के साथ तो देना है अलॉन्ग विद, लेकिन इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पे नहीं देना। बताएं अपना ओपिनियन दें फाइनल। 120 पे 115? नहीं सर 120 पे नहीं, क्यों नहीं? 30 जून वाले दिन तो 120 था, लेकिन क्या पहले ही दिन, अगले साल के पहले ही दिन आपने उसमें से 5 मिलियन वापस किए? तो बताएं, क्या आफ्टर दिस पेमेंट अब आपका जो 115 मिलियन है वो 1 जुलाई का बैलेंस है? ये मैंने नीचे एक वर्किंग की है, ये वाली जहां मैं टिक लगाऊंगा अभी, ये बताएंगे किस दिन का बैलेंस है? 1 जुलाई को आफ्टर दैट पेमेंट ये हो गया था। ये डेफिनेटली स्टार्टिंग पॉइंट ब्रॉड डाउन के एंगल से अगर मैं सोचूं तो 120 था। एक लेजर बना लें जरा, नहीं पहले आप देखिए एक मिनट, मैं करंट ईयर के एंगल से अगर लोन का एक लेजर बनाऊं, करंट ईयर के एंगल से 1 जुलाई से 30 जून तक बनाऊंगा, तो बताएं 120 को ब्रॉड डाउन के तौर पे लूं? सर जी बता दें, क्या ये लास्ट ईयर का कैरी डाउन है? चलो पूरी बात करते हैं। लोन लिया कब? 1 जनवरी 12, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, पहला पिछला साल एंड हो गया 120, ठीक है। 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ब्रॉड डाउन ऑफ नेक्स्ट ईयर 120, ओके। हाँ जी ओके सर। अब डेट देखें, 1 जुलाई 12, अब एंट्री करूंगा ना, रीपेमेंट की अब एंट्री करूंगा, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, एग्री करें मेरी डेट्स?
अब किस दिन ये पैसे वापस गए, और ये पैसे जाते ही कितने रह गए अब 115। तो क्या फाइनली 1 जनवरी पे 115 मिलियन हो गया है? तो क्या अब इस 115 पे अगले 6 महीने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर उससे आगे क्यों नहीं जा रहा? क्या फिर रीपेमेंट होने के बाद बैलेंस बदल जाएगा? फिर कितने पे इंटरेस्ट होगा, कितने महीनों का, अगले 6 महीनों? तो इंटरेस्ट किस पे होता है? नहीं, प्रिंसिपल तो बेटा 120 भी है, रिमेनिंग बैलेंस भी मुनासिब वर्ड नहीं है। रिमेनिंग बैलेंस तो 30 जून का फिर 120 है। सही बैलेंस, सही वर्ड्स क्या है? आप लोग सबसे पहले एक काम करें, अगर ये लेजर बनाने में इंटरेस्टेड है तो बना लें, बल्कि मैं पूरा ही कर देता हूँ। पहले ये लेजर बना लें, फिर मेरे जरा वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है वो नोट कीजिएगा। ये लेजर कंप्लीट कर लें, मैं जरा दूसरी रीपेमेंट भी लिख रहा हूँ। मेरे सामने अगर ये हो रहा है तो यकीनन मुझे पता है। बिजी रहते हैं सर। आप लोग जो आउट स्टेशन से लाहौर आए, याद रखिएगा कि आप पढ़ने के लिए लाहौर आए। आपको जिंदगी में कम ही ऐसी खुशियां मिली हैं जितनी खुशी खुशी आप लाहौर आए हैं। आप सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं बस। याद रहेगा सर, कल भी सर बहुत ज्यादा खुश थे आप लोग लाहौर आते हो। इतना पढ़ाई से क्यों मोहब्बत करते हैं? नहीं, मैंने ये क्यों वैसे सिर्फ अपने एंगल से कहा है, क्योंकि मैं तो नहीं करता। अजीब बातें मेरी समझ कोई नहीं आती है सर। जी सर जी, ले ठीक है मेरा। सर जी, जिधर बनाना बना लें, खुदा के लिए बना लें प्लीज हसन। नोट कर लिए? जी सर जी, अब इंटरेस्ट की अगर आपने वर्किंग करनी है तो जहां भी आगे स्पेस होगी, मुझे राइट साइड पर जरा चाहिए, वहां वर्किंग कर लेंगे। नीचे आप जहां भी आपके पास जगह। इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। तीन चीजें अपने यहां से ऑनवर्ड्स याद रखनी है जब भी कभी इंटरेस्ट एक्सपेंस की हम वर्किंग कर रहे हो। सबसे पहले आपने ढूंढना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन। अब ये क्या होता है ये भी मैं एक्सप्लेन अभी करता हूँ, पहले जरा ये तीन चीजें पूरी करना था। देन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन को फिर आपने मल्टीप्लाई करना है रेट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और देन फिर आपने उस रेट को मल्टीप्लाई करके टाइम पीरियड ढूंढना। बोल देंगे तीन लफ्ज, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। बैलेंस अनपेड भी बड़ा ठीक है, लेकिन शायद मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ लेकिन थोड़ा डिफरेंट वर्ड्स। बैलेंस विच रिमेन कांस्टेंट। अब ये डेफिनेटली कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है जो आप ये कहें कि आपका वर्ड गलत है। अगर सेंस वो सेम दे रहा तो बात वही है, लेकिन ये सेंस दे क्या रहा है मैं बताता हूँ। बैलेंस बैलेंस विच रिमेन कांस्टेंट फॉर अ टाइम पीरियड। एज इट इज, वो बैलेंस जो कुछ अर्सा एज इट इज रहा। अब एज इट इज क्या मतलब, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नोट कर लिए। और फिर वो जितने अरसे एज इट इज रहा उतने अरसे से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे टाइम पीरियड जो है में लिखा हुआ। तो ये वही टाइम पीरियड यहाँ जो है वही वहाँ। तो आए मैं जरा ऐसे वर्ड से परेशान होइएगा, बिल्कुल आसान सी बात क्या है।
बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करें 120 से। हमने लोन लिया 120, ये 120 क्या मैं कह सकता हूं रिमेन्ड कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, तो इस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होना चाहिए। देन फिर ये 120 कांस्टेंट उसके बाद नहीं रहा, फिर ये बदल गया, ये कितना हो गया बदल के 115, फिर दैट 115 रिमेन्ड कांस्टेंट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, फिर ये चेंज हो गया, फिर 110 हो गया, फिर 110 रिमेन्स। अब फर्ज करें मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती, तो क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस में फिर मंथली चेंज आ रहा होता, मंथली इंस्टॉलमेंट्स हर महीने, तो फिर हमें अलग अलग 12 शायद वर्किंग करनी पड़ती, क्योंकि हर मंथ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस बदल जाना था। समझ आ रही मेरी बात? अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स होती, अगर डेली कुछ पैसे आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, तो फिर ये डेली आउटस्टैंडिंग बैलेंस बदल सकता है। तो अनचेंज बैलेंस कह लें आप या कांस्टेंट कह लें, आई होप के वर्ड क्लियर है। कांस्टेंट मींस जो सेम रहा, बहरहाल फिलहाल अकॉर्डिंग टू डाटा तो क्लियर है। अब वर्किंग कर दूं किस पे, अपने साल के एंगल से 115 पे फर्स्ट 6 मंथ्स की वर्किंग कर दूं सर? आ जाए कैलकुलेटर पकड़े, आ जाए वापस यहाँ स्पेस ऊपर छोड़ी हुई। वन 15 इंटू 12% एंड मल्टीप्लाइड बाय फाइनली, जी सर 6/12। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा 6? कौन से 6? जुलाई टू दिसंबर 2012 वाले 6। मैं कुछ मंथ्स की अब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ, जुलाई टू दिसंबर। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें वैसे मेरा ख्याल शायद बन जाएगा। आंसर बताएं। 6.9 मिलियन। आगे बढ़े, आप बताएं किस पे वर्किंग करो। 110 पे। कब हो गया था 110? 1 जनवरी पे। कब तक रहा? 30 जून पे। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स कौन से? जनवरी टू जून। प्लीज जरूर नोट कीजिएगा, इज इक्वल टू 6.6। क्या इन दोनों को प्लस करके करंट ईयर का एक्सपेंस फाइनली आ जाएगा सर? आ जाएगा सर? क्या इंटरेस्ट फॉर द ईयर कैलकुलेट हो जाएगा 13.5? सभी क्लियर है सर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ तक जितनी बातें हुई हैं कोई इशू? बस यही बड़ा रिक्वायरमेंट ये थी। आई होप कि हमने रिक्वायरमेंट 1 सॉरी समझ के बाद सारी कंप्लीट कर ली। ठीक है, सेकंड रिक्वायरमेंट पे क्या बनाना है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लिखने का बड़ा तरीका वही रहेगा, सबसे पहले कंपनी नेम। जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ना बनाएंगे तो फॉर्मेलिटी स्टार्ट हो जाएंगी। कंपनी नेम ऐसे अवेलेबल नहीं है, एमसीबी ना कह दीजिएगा, एमसीबी से लोन लिया जा रहा है तो यकीनन जिसने लिया उसका कंपनी नेम, ठीक है, वो मेरे ख्याल अवेलेबल नहीं, मैंने वैसे इसलिए बताया कि याद रखें। फिर एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स, और फिर एज ऑन बैलेंस शीट में लिखें जो जो अवेलेबल हो तो लिखना। कंपनी नेम जो मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए, आप डेफिनेटली अगर नहीं लिख रहे तो खैर, अगर हो तो फिर लिखना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अगर आप किसी क्वेश्चन में पूरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो फिर आपने वर्ड्स मेंशन करने हैं एक्सट्रैक्ट्स के। अगर आप पूरी बना रहे हैं फिर तो डेफिनेटली एक्सट्रैक्ट्स वर्ड नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट पूरी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट नहीं बना रहे या इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे तो फिर आपने वर्ड्स लिखने हैं।
अब एक्सट्रैक्ट्स मींस इस डाटा के एंगल से, इस इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन के एंगल से जो कुछ रेलिवेंट चीजें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जिस जिस हेडिंग में आनी है वो हमने स्पेसिफाई करनी है। इकट्ठे हैं सारे? तो सीक्वेंस जरा ज़हन में लाएं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नॉन करंट एसेट तो कोई नहीं सर, कोई करंट एसेट की एसेट इंफॉर्मेशन, बीच में कैश आ जा रहा तो रहा है, लेकिन कैश की सिर्फ लोन से एंगल में इंफॉर्मेशन है। तो अब कैश कहाँ कहाँ से आया ड्यूरिंग द ईयर उसकी भी एसेट को इंफॉर्मेशन है। तो असल में ये क्वेश्चन जो है लोन्स एंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो उन चीजों को बस प्रेजेंट करना। सिमिलरली थोड़ा सा और आ गया है, टोटल एसेट्स के बाद इक्विटीज है, याद है इक्विटी वर्ड? इक्विटी वर्ड के कंपोनेंट से याद है सर? बोल दे मेरी तरफ देख के जरा सारे जितने की याद है। चले चार तो है, इतने ही काफी हैं फिलहाल, बाकी आज इंशाल्लाह आपने रिवाइज कर लेना। वो भी कोई रेलिवेंट इन्वॉल्व नहीं हमारे इस डाटा में, कोई रेलिवेंट चीज। फाइनली शायद हमें इकट्ठे होना है नॉन करंट लाइबिलिटीज पे, लेकिन उसको मेरा ख्याल है पहले एक दफा दोबारा समझ लेते हैं। अपनी जरा इनिशियल वर्किंग निकालें, ये जो मैंने आपके सामने वर्किंग की थी 110 वाली। क्या आपको पता है बैलेंस शीट अगर एज ऑन बन रही है 30 जून 2013, तो क्लोजिंग बैलेंस ने बैलेंस शीट में आना है। सबसे पहले तो ये फैसला करें, क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो लोन आना है जो लिया था, या वो लोन आना है जो अब रह गया है? लाइबिलिटी कौन सी अमाउंट है जो अभी फ्यूचर में देनी है? जो पैसे दे दिए वो तो लाइबिलिटी नहीं। 120 लाइबिलिटी कब था? जब लोन लिया था। फिर 115 लाइबिलिटी कब था? जब एक इंस्टॉलमेंट पे की थी। और अगर दो इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी हैं एज ऑन 30 जून, अब हम ईयर एंड पे खड़े हैं 30 जून 13 पे, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन इज 110। लेकिन क्या इस लोन में से कुछ रीपेमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट नेक्स्ट 12 मंथ्स में हो जाएंगी? क्या हमारे इस क्वेश्चन में सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं? क्या हर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 5 मिलियन है? प्लीज याद रखें 110 प्रिंसिपल की सिर्फ बात हो रही है, दोबारा इंटरेस्ट लेना इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो क्या इस 110 में से नेक्स्ट 12 मंथ्स में 5-5 मिलियन की दो इंस्टॉलमेंट्स मींस 10 मिलियन रीपे हो जाएगा? तो वो 10 मिलियन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लायबिलिटीज में आना चाहिए। और बाकी बताएं कितना बचेगा? तरीका क्या है, पहले क्लोजिंग डिसाइड कर लें। 120 नहीं है, 110 है, तो 110 में से नेक्स्ट 12 मंथ्स में जो 10 मिलियन है वो करंट लायबिलिटीज में, और जो रिमेनिंग है वो नॉन करंट लायबिलिटी में, एंड रिमेनिंग इज 100 मिलियन। ठीक है सर? तो टोटल लोन 110 ही आना है बैलेंस शीट में, लेकिन अलग अलग प्रेजेंट होके करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज में। तो अगर यहाँ स्पेस है तो थोड़ी सी वर्किंग कर सकते हैं। इधर एक लाइन है जहाँ ऊपर 10 लिखा था, अगर वहीं हो जाए, बाकी मैं बैलेंस शीट में प्रेजेंट करता हूँ, वर्किंग अगर वहीं लिख लें। ये जो क्लोजिंग 110 है, अगर थोड़ी सी कहीं इर्द गिर्द जगह बना लें, राइट साइड में मेरे ख्याल होगी एटलीस्ट, ऊपर ही बना लें जहाँ किया था पहले। तो उसमें से 5 into 2, ये 5 into 2 समझ आता है सर? 5 into 2 10, तो 10 मिलियन इन करंट लायबिलिटीज एंड रिमेनिंग 100 मिलियन इन नॉन करंट लायबिलिटीज। सबको याद आ गया वैसे करंट नॉन करंट? सही याद आना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे खड़े होके नेक्स्ट 12 मंथ्स इज करंट, जो गुजर गया उसकी कोई बहस नहीं है। जो फ्यूचर में पैसे देने हैं, जो अगले साल देने हैं वो करंट है, और जो अगले साल बाद देने हैं वो फिर नॉन करंट है। हमारे इस केस में क्योंकि सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 1 जुलाई 13, हिम्मत करें जरा, नेक्स्ट ईयर की डेट्स बोल रहा हूँ, 1 जुलाई 13 और 1 जनवरी 14 वाली जो दो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो करंट लाइबिलिटीज में प्रेजेंट कर रहा हूँ। और आफ्टर दैट फिर टोटल 110 में से 100 रह जाएगा। आए प्रेजेंट करें बाकी। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अब वो हेडिंग्स बेटा लिखने की जरूरत ही नहीं है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, इक्विटी से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। पहली हेडिंग हमारी क्या आएगी? नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज में 100 मिलियन आएगा। लॉन्ग टर्म लोन वर्ड लिख लें उसके सामने, और रुपीज इन मिलियन से काइंडली आदत बनाए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जब भी आप कोई कंपोनेंट बना रहे हो
जी फैजान बेटा, मेरा ख्याल है इस वक्त आपका स्पेसिफिक इशू है, अदरवाइज ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज ठीक आ रही है मेरी? जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू। देन बेटा उसके नीचे करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में कितना लोन? 10। लेकिन किसी को लफ्स अगर याद आ सके, ये बातें पहले भी हुई हैं जिंदगी में। लोन का वो हिस्सा जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होना है, उसके लिए फिर वर्ड्स होते हैं करंट पोर्शन ऑफ लोन। करंट मेच्योरिटी में भी आपने वर्ड सुना, तो करंट पोर्शन ऑफ लोन का मतलब होता है वो पैसे, लोन के वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में रीपे होने हैं। एनी बारल कंफ्यूजन आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है? नोटेड है? लेकिन एक बात बेटा अभी रह गई है, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, अगर आपने नोट कर लिया तो। अब जरा एक मिनट इंटरेस्ट की तरफ आई। इंटरेस्ट की जहाँ वर्किंग की हुई है, अगर सामने रखना एक मिनट। यकीन बेटा ये तो 13.5 मिलियन है, ये तो है एक्सपेंस। 13.5 मिलियन इज एक्सपेंस फॉर द ईयर। और ये एक्सपेंस अगर है तो इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन अपना देखें, तो जो वर्डिंग है उस क्वेश्चन की वो ये है कि प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी पे होना है। तो इस लाइन को अगर इंटरप्रेट किया जाए, तो ये जो प्रिंसिपल है, ये पहला जो 5 मिलियन है, पहला 5 मिलियन जिसको मैंने ये एरोसाइक बनाया, इसने जो 1 जुलाई 12 पे होना है, आप बता सकते हैं इसके साथ क्या ये 6.9 पे होना है? क्या इस 5 मिलियन के साथ 1 जुलाई 12 वाले 5 मिलियन के साथ ये वाला 6.9 पे होना? वो 6.9 कब का है? वो तो अगले 6 महीनों का है। क्या इस पहले 5 मिलियन के साथ कोई इंटरेस्ट पे होगा? यस होगा। लेकिन कौन सा वाला? पिछले 6 महीनों वाला। तो एक मिनट जरा फिगर कैलकुलेट कर लें। 12 120 मिलियन इंटू 12% करके 6/12 7.2। अब ये 7.2 हमने कैलकुलेट क्यों नहीं किया ना बेटा? वैसे नहीं, प्लीज आप यकीन सही करो। ये कैसे 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 दोबारा वर्किंग रिपीट कर दे। 120 इंटू 12% इंटू 6/12। कौन से 6? पिछले 6 जनवरी टू जून। तो 7.2 फाइनल है सर। तो ये 7.2 हमने यहाँ कंसिडर क्यों नहीं किया? क्योंकि एक्सपेंस हमारा नहीं, इस पीरियड का नहीं, पिछले का था। लेकिन क्या पे ये होगा इस पहले 5 मिलियन के साथ? इस पहले 5 मिलियन के साथ 7.2 मिलियन पे होगा। सब क्लियर है? 1 जनवरी वाला जो 5 मिलियन अगला है, ये 1 जनवरी पे होना है 5 मिलियन। इसके साथ कौन सा पे होगा? 6.9। और ये जो 6.6 है, ये कब पे होगा? 1 जुलाई 13 को। किसके साथ? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट के साथ। तो क्या फिर ये वाला जो 6.9 फाइनली रह जाएगा, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज में भी होना चाहिए? ये 6.9 या 6.6, सॉरी, क्या 6.9 भी और 6.6 भी? 6.9 क्या इसी साल का इसी साल पे हो जाएगा? 7.2 पिछले साल का इस साल पे होगा। यकीनन वो 7.2 पिछले साल बैलेंस शीट में भी आ रहा होगा। कर दें मतलब वो 7.2 पिछले साल मीन 30 जून 12 में करंट लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट पेएबल के नाम से आ क्यों रहा होगा? क्योंकि उसने 1 जुलाई को पे होना था। नहीं समझ आ रही? तो 6.6 जो फाइनली है, क्या अगर मैं ये आपके लिए इंटरेस्ट पेएबल के तौर पे बैलेंस शीट में लिखूं तो परेशान तो नहीं हो जाएंगे? तो व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर? 13.5। लेकिन व्हाट इज द पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर? 6.6। तो जो पेएबल है वो बेटा फिर करंट लायबिलिटीज में क्यों आएगा? क्योंकि उसने पे नेक्स्ट 12 मंथ्स में होना। तो इन एडिशन टू द करंट पोर्शन ऑफ लोन, एक और लायबिलिटी इंटरेस्ट पेएबल के नाम से 6.6 मिलियन। प्लीज होपफुली कोई इशू वाली बात नहीं है। और डेफिनेटली आखिरी चीज,
जब आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हो तो आपने फिर ये बैलेंस शीट का एसेट टोटल करके मुझे कोई शर्मिंदा नहीं करना और ये नहीं करना प्लीज कि ये टोटल मैच नहीं हुआ, ठीक है। ये बाकी कोई अगर कन्फ्यूजन आपकी तरफ से है तो आई एम वेटिंग। कंप्लीट कर लें अपना, कोई सवाल अगर जहन में आता तो प्लीज पूछें। जी सर। सर इस पे नहीं है ना, यही तो वर्ड, थोड़ा सा वर्ड बदल है, इस पे नहीं इसके साथ है। इंटरेस्ट किस पे है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इंटरेस्ट बेटा बैंक ने उस पैसों पे लेना है जो उसने दिए। ये प्लीज, यही मैंने कोशिश की थी, पहले वर्ड मैंने बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट बैंक किस पे लेगा? वो पैसे जो वो देगा, ठीक है। और किसके साथ ले सकता है? जरूरी भी नहीं है कि वो इंस्टॉलमेंट के साथ ले, हो सकता है हर महीने ले रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं है, 5 मिलियन पे आपने इंटरेस्ट नहीं देना। हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे किया? जरा अपनी वर्किंग जल्दी से रिवाइज करें, इससे कंफ्यूजन खत्म करें सारे। मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया बेटा 115 मिलियन और 110 मिलियन पे। तो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे करना है? ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। और किसके साथ देना है? इंस्टॉलमेंट। आई होप के बात मतलब इंटरचेंजेबल वर्ड्स नहीं है। इंस्टॉलमेंट के साथ देना है, इंस्टॉलमेंट पे नहीं देना। इंटरेस्ट लोन पे इंस्टॉलमेंट के साथ देना। अंडरस्टैंड है ना? कोई और कंफ्यूजन? जी बिल्कुल ठीक सर, अगली तारीख सही करें। सर ये जो 6.9 समझ आ गया, ये कब पे होना? नहीं पढ़ लीजिए, बता दीजिए। क्या ये जो मैंने 1 जनवरी 13 डेट लिखी है, आप एग्री करते हैं कि इस दिन ये वाला 5 मिलियन और प्लस ये वाला इंटरेस्ट देना? अब डेट जरा जेब में रखिएगा। तो ये जो बड़ा अगला इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट किया है जनवरी से जून तक का 6.6, ये कब पे होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 1 जुलाई 13 वाले 5 मिलियन के साथ, जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में पे होगा। तो ये है हमारे साल का जून टू सॉरी जनवरी टू जून, लेकिन इसने पे होना है 1 जुलाई को। और हम क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं एज ऑन 30 जून 2013, तो ये ड्यू तो हो गया है, लेकिन अभी इसने पे अगले दिन होना है। तो देयरफॉर बैलेंस शीट डेट पे ये हमारी करंट लायबिलिटी में होना चाहिए। करंट में क्यों? क्योंकि इसने अगले साल के शुरू में ही, वैसे तो अगर अगले साल के एंड में भी पे होना हो, लेकिन यहाँ तक शायद नेक्स्ट डेट पे होना है, लेकिन पे हुआ नहीं है, इसलिए करंट लायबिलिटीज में। व्हाई आई एम नॉट टेकिंग 6.9 मिलियन? वो एक्सपेंस तो है, लेकिन पे भी हो गया, एक्सपेंस भी है और पे भी हो गया। और इस 6.6 का इशू क्या है? ये एक्सपेंस हमारे पीरियड का है, लेकिन पे इसने अगले साल होना। देयरफॉर ये लायबिलिटीज में। तो लायबिलिटी किसे कहते हैं? वो पैसे जो अभी देने हैं, तो वो दे दिए हैं तो बात खत्म है, ये अभी देंगे। अब क्लियर है? कोई और कंफ्यूजन? और बेटा एक नहीं है यार, खुदा कोई है। सर जी पहली इंस्टॉलमेंट के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं था सर, ना कर यार। 7.2 पिछला इसके साथ। सर अगले साल पे आ जाता है, अगले साल का जब वो आएगा। अच्छा अच्छा चलिए, ये खतरनाक सवाल आ गया। जो अगले 6 महीनों का इंटरेस्ट है, आप बात कर रहे हैं, अब सब गौर से सुनेंगे। ये वाली बात अभी चले अच्छा हो गया होगी। जो नेक्स्ट 6 मंथ्स बनेंगे जरा काउंट कर लेते हैं। जुलाई टू दिसंबर 2013, उनका इंटरेस्ट क्या इसी साल रिकॉर्ड करूं, या वो जब अगले 6 महीने आएंगे नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करूं? अब आपका क्वेश्चन है बेटा अगर ये है कि वो भी तो आज लाइबिलिटी है, कहीं खुदा ना खासा ये सवाल तो नहीं, फ्यूचर का जो इंटरेस्ट है क्या वो इंकर होने से लाइबिलिटी बनेगा, या अभी वो भी लाइबिलिटी बन जाएगा? वो अभी हमारा एक्सपेंस ही नहीं तो लाइबिलिटी कैसे? एक एक्सपेंस लाइबिलिटी कब बनेगा? फर्ज करें आपने एक एम्प्लॉय रखा है, एक आसान से एग्जांपल से ट्राई करते हैं। आपने एक एम्प्लॉय रख लिया है, क्या जैसे एम्प्लॉय रखा है उसके सारी फ्यूचर की सैलरी आपकी लाइबिलिटी बन गई? कब बनेगी? महीना गुजर गया,
फॉर एग्जाम्पल अब महीना गुजर गया एक एम्प्लॉय रखने के बाद, तो क्या इस महीने की अगर सैलरी नहीं दी अभी, तो अब वो सैलरी एक्सपेंस के साथ साथ लाइबिलिटी बन जाएगी? एक्सपेंस के साथ साथ मैंने क्यों कहा? महीना गुजर गया, उसे अब एक्सपेंस सैलरी देनी है, हमारा एक्सपेंस है, नहीं दी तो लाइबिलिटी भी है, लेकिन क्या अगले महीनों के पैसे भी लाइबिलिटी है? वो कब लाइबिलिटी बनेंगे? जब अगले महीने आ जाएंगे और हमने नहीं दिए होंगे। तो व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर? क्योंकि अभी वो एक्सपेंस ही नहीं है, और एक्सपेंस ही नहीं है तो लाइबिलिटी भी नहीं है। लेकिन आपके जहन में कि खुदा ना खासा ये सवाल ना आ जाए, व्हाई वी आर कंसिडरिंग द लोन ऑफ फ्यूचर? वो फ्यूचर का नहीं, वो ले लिया है, लोन अब ले लिया है, ये देना पड़ना है। और इंटरेस्ट टाइम बेसिस का भी लफ्ज सुना आप लोगों ने कि इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे होता है? सर सॉरी नहीं सुना, इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे होता है, मैं बता रहा हूँ, मतलब वक्त के साथ साथ होता है। अगर आपने आज लोन लिया है तो क्या सोच के बताइएगा प्लीज, ये बातें पता है आपको, इतना भी मासूम ना बने। अगर आपने आज लोन लिया तो बताएं आज सिर्फ प्रिंसिपल ही लाइबिलिटी या उसका इंटरेस्ट भी है लाइबिलिटी? आज लोन लिया है तो आज सिर्फ प्रिंसिपल ही है। अब फर्ज करें एक दिन गुजर गया, अब एक दिन का इंटरेस्ट भी लाइबिलिटी हो जाएगा अगर आपने नहीं दिया। अगर 15 दिन बाद दिल किया यार ये मैं किन जगह में फंस गया हूँ, लोन वापस कर देता हूँ, तो क्या इवन देन बैंक आपसे कहेगा भाई पहले 15 दिन का इंटरेस्ट भी दें आप? वो ठीक है, आप जो करना चाहते हैं वो बात की बहस है, लेकिन जो वक्त गुजर गया इसका भी इंटरेस्ट देना होगा। कब तक? जब तक लोन रहेगा। तो जैसे 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 टाइम गुजरता जाएगा इंटरेस्ट भी लाइबिलिटी बनता रहेगा अगर आप नहीं देंगे। तो 6.9 और 6.6 में क्या डिफरेंस है? वो इसी साल बना, पे हो गया, और 6.6 इसी साल बना लेकिन पे नहीं हो सका। और अगले इंटरेस्ट का इशू क्या है अगलों का? वो इंटरेस्ट बना ही नहीं अभी, तो इस दिन वो लाइबिलिटी नहीं। ओके, आई होप क्लियर है प्लीज। चलें जी, सेकंड सिनेरियो। जी सर। और सर जी जाने दे, खुदा का नाम नहीं है, खुदा की ना करे। फिर ओके सर, खतरनाक सवाल आ रहे हैं। 7.2 सबको प्लीज क्लियर है? 7.2 है क्या? इसकी दोबारा बहस सुनिए, क्या है इसकी? पिछले साल एंट्री बोल रहे हैं, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट पिछले साल। इस साल जब ये पे हुआ होगा तो पेएबल डेबिट होना है, दोबारा एक्सपेंस नहीं डेबिट होना है। अब इस साल ये दोबारा एक्सपेंस नहीं है, इस साल एक्सपेंस बस इसी साल का है। ये जो 6.6 है, क्या ये पे अगले साल होना है? 6.6 आखिरी सर जी अगले साल में होना है सर, तो फिर अगले साल का भी एक्सपेंस हुआ ना, अगले साल लाइबिलिटी कम होगी, पे करने से लाइबिलिटी कम होगी, एक्सपेंस ये हो गया है, पेमेंट से लाइबिलिटी कम होगी। क्या डबल एंट्री होगी फिर? पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस दोबारा तो डेबिट नहीं होना। ये सर जी सेकंड सिनेरियो। मतलब अब जो टाइम हमने लगाया इस पे, इसकी बेस पे अब ख्वाहिश मेरी है कि मैक्सिमम काम करवाइएगा बी में। लोन इज obtained from Citibank, another scenario, on 1st January 13 for rupees 5 million. It carries interest at the rate of, परेशान होइएगा जरा, इनको बस बुक अंडरलाइन करा, 0.23 per 1000 पर डे। ये बेटा एक इंटरेस्ट रेट देने का ना एक ऑल्टरनेट वे है, समटाइम्स यूज हो सकता है। क्या वर्ड्स लिखे हैं? रुपीज 0.23 पर, बोल दें जो लिखा वही बोलेंगे, ब्रैकेट में जो लिखा उसको एक सेकंड इग्नोर कर दें। अगर ब्रैकेट ना बनी हो तो हम इसे एनुअल रेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस सेंटेंस को, ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये बता दें 0.23 अगर लिखा हुआ है तो मैं 23 पैसा कह सकता हूँ, रुपीज 0.23 कुछ पैसे में आई पर 1000 पर डे। इसके सिंपल एक ट्रांसलेशन अगर हम कर लें, हर दिन हर 1000 पे 23 पैसे इंटरेस्ट है। जरा बोल के जरा देखें इसका, अपने आप खुद से ट्रांसलेट करें। हर 1000 पे हर दिन 23 पैसे इंटरेस्ट, लेकिन हमने 1000 तो लोन लिया नहीं हुआ, हमने तो 50 लाख लिया हुआ। आप कैलकुलेटर पकड़ना, एक कैलकुलेटर मुबीन करो, कैलकुलेटर में
कैलकुलेटर में लिखे 0.23 डिवाइडेड बाय करें 1000। ये जो भी आया, अजीब सी बात आई, जो भी आया आपके सामने, ये जो भी आया अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, ये नीचे पड़ा होगा, उठा ले। ये जो भी आया आपके सामने, ये मेरा ख्याल है कि 1000 पे इंटरेस्ट आ गया। पर लिखा हो ना, पर का मैथमेटिकली मतलब पता, अगर कहूँ पर यूनिट, तो पर मीन्स डिवाइड बाय पर, प्लीज यार पी आर। तो क्या किया आप लोगों ने, 0.23 डिवाइड बाय 1000, ठीक है सर। अब ये पर डे अगर है तो एक साल में कितने दिन, इंटू 365 करें। ये समझ आया मैंने क्या किया, दोबारा बताया मैंने क्या किया, 0.23 डिवाइड बाय किया 1000, फिर इससे मल्टीप्लाई 365 क्यों किया है। अब ये बहस बिल्कुल ही रेलिवेंट है कि 366 भी हो सकता है, वो ठीक है अपनी जगह अगर कभी हो तो। ऑन एवरेज 365 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक आंसर आया, लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए एक आखिरी काम करें, इंटू 100 करें। तो क्या वही आया जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो अगर इस तरह से रेट दिया हो तो इसको कन्वर्ट करने का, पर एनम रेट में कन्वर्ट करने का एक आसान सा तरीका क्या हो गया, बोलेंगे क्या किया मैंने, 0.23 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 365 और फाइनली परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100। एक वर्किंग लिखना था अपने पास। और डेफिनेटली अगर ये 46 पैसा हो या 72 पैसा हो, कोई भी ऑल्टरनेट अगर हो तो होपफुली आप सॉल्व कर लेंगे। मिस्टर नुमान तारिक फाइनली रेट निकालिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा समझ आ गया। एवरी अदर थिंग विल रिमेन सेम, जब आपके पास रेट पर एनम आ जाएगा तो उसने वैसे ही यूज होना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस के साथ। चलो आगे। इट इज रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1 लाख स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April along with once again interest। सर आप जरा थोड़ी सी और हिम्मत करें। रेडी, लोन की डेट बताएं, लोन कब ली है, इंस्टॉलमेंट बताएं, सेमी एनुअल, एनुअल ये कौन सी, मंथली मतलब साल, मंथली मतलब हर महीने, पहली इंस्टॉलमेंट की डेट बताएं, अगली इंस्टॉलमेंट की डेट सोच के बताएं। 1 अप्रैल 13, लोन कब लिया है, यकीनन पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो 3 महीने बाद है, ये भी क्लियर करें। 1 फरवरी, 1 मार्च, पर फिर 1 अप्रैल, तो 3 महीने लग गए पहली इंस्टॉलमेंट को। लेकिन उसके बाद वो मंथली कह रहे हैं, पहली कब से है, 1 अप्रैल से, और फिर मंथली है। तो डिपेंड करता है आपके एग्रीमेंट पर बेटा। ये भी हो सकता था कि शुरू में एग्री हो जाए कि अगले महीने से ही मंथली देनी है, लेकिन निगोशिएशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर नॉट इन अ पोजिशन कि हम रीपेमेंट इमीडिएटली स्टार्ट कर सकें, तो हमें बैंक ने कोई ग्रेस पीरियड दे दिया, ये समझ रहे हैं, ग्रेस पीरियड, कुछ वक्त का गैप दे दिया, लेकिन फिर गैप के बाद मंथली कह रहा है। तो पहली अगर 1 अप्रैल है तो सब क्लियर है प्लीज, नेक्स्ट 1 मई होगी, और फिर नेक्स्ट 1 जून होगी, और फिर 30 जून हमारा ईयर एंड है नीचे रिक्वायरमेंट में। तो मेरा ख्याल ये 3 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी। अगली क्योंकि कब आएगी, चौथी कब आएगी, डेट डेट को बोल दे, 1 जुलाई 13, तो लोन कब लिया है, 1 जनवरी, मिड ऑफ द ईयर लिया है, ये भी क्लियर रखें काउंटिंग ईयर के एंगल से। 30 जून 13 पेंड हो रहा है, मिड ऑफ द ईयर लोन लिया है, फिर फर्स्ट रीपेमेंट 1 अप्रैल पे, और देन फिर ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स है। डाटा क्लियर है, रेट फाइनल है, रिक्वायरमेंट वही है जो पहले है। आए वर्किंग शुरू करें।
उसी तरह एक अरेंजमेंट करवाएं पहले। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर ईयर एंड। जी लोन ऑब्टेन्ड ऑन, करवा दें मंथ एंड जरा साथ मिल जाए फिर करवा दें पहले, करवा दें एक और सिनेरियो पहले करवा दें। लोन ऑब्टेन्ड ऑन 1 जनवरी 13, पूरा लिख रहा हूँ 5 मिलियन। एंट्री बोलें, सीरियस लें प्लीज। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, अगली डेट आप बताएं। लोन रीपेड ऑन 1 अप्रैल 2013, कितना लिखूं? 1 लाख, एक मिनट रुकें, 1 लाख की एंट्री बोलें। लोन डेबिट कैश क्रेडिट 1 अप्रैल की रीपेमेंट के फौरन बाद 1 अप्रैल को बैलेंस कितना रह जाएगा? 49 लाख। किस दिन रह जाएगा? 1 अप्रैल की पेमेंट के फौरन बाद फिर 1 अप्रैल का रिमेनिंग बैलेंस 49 लाख रह जाएगा। कंप्लीट करें जरा ईयर एंड तक। फर्स्ट मई और फाइनली बेटा 30 जून से पहले 1 जून। कौन सी क्लास है? जी सर वर्किंग साथ साथ फिर 49 हुआ, 48 हुआ, 47 हुआ और फिर ये फाइनली बता दें ईयर एंड वाले दिन बैलेंस कितना? क्या वही 47 जो 1 जून को हो गया था वही 47 लाख 30 जून पे भी होगा? क्यों? क्योंकि अगली रीपेमेंट एक दिन बाद है, ईयर एंड के एक दिन बाद है, 1 जुलाई 13, मंथली इंस्टॉलमेंट्स है। सब लोग क्लियर है विद रिस्पेक्ट टू डेट्स एंड अमाउंट्स? लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा पहले इस तरह करें, इसी का जरा करंट और नॉन करंट पोर्शन कैलकुलेट करें जरा। 47 लाख का जरा खुद से ट्राई करें। स्पीड अप, स्पीड अप। क्लोजिंग बैलेंस रह गया 47 लाख। इसमें से अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट बिल्कुल सिंपल है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स 12 होंगी। 12 होंगी क्या? साल में 12 महीने होंगे इसमें? सोच रहे सर क्या अगले साल भी 12? अगले साल 12 ही होंगे। डेट्स गिन लेना आप लोग, प्लीज क्लियर करें। 1 जुलाई से गिने 1 जून तक, 1 जुलाई से जून तक जाए, अगले साल 12 ही होंगे। वहां साहब बच्चों को तंग नहीं करते। जी सर जी 12 ओके है सर। हर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या होगी? 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 12, 12 लाख। 12 कहाँ से आया? 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, रिमेनिंग बताएं। सब क्लियर है? 35 लाख रिमेनिंग। यार लोन तो 50 था
अब नहीं है, लाइबिलिटी है 47 लाख, तो उसका करंट और नॉन करंट पोर्शन कोई इशू तो नहीं है। इंटरेस्ट की वर्किंग करें करें या करवाएं? करवाएं करवाएं, एक दफा करवा दें। थर्ड सिनेरियो घर से कीजिएगा। घर से कहाँ से आ गए? ये करवा दें जरा काइंडली, इसमें मैं एक दफा दोबारा आपसे जरा बात फाइनल कर लूं। जी सर, इंटरेस्ट किस पे होता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, फिर रेट लगता है, फिर टाइम पीरियड कंसिडर होता है। तो अब लोन इसी साल लिया हुआ है, 50 लाख से शुरू करें। क्या ये 50 लाख कुछ अरसा कांस्टेंट रहा? क्या ये 50 लाख कुछ अरसा कांस्टेंट रहा? कितने अरसे? 3 मंथ्स। क्या ये 50 लाख अनचेंज रहा 1 अप्रैल तक? लिया 50 लाख, कब वापस किया? 1 अप्रैल। तो 3 महीने ये कांस्टेंट रहा, अनचेंज रहा। तो मल्टीप्लाइड बाय रेट बताएं। 8.395% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 हजम हो जाएगा सबको? मंथ्स बता दें कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी। जनवरी, फरवरी, मार्च। बाकी वर्किंग आप खुद कीजिएगा, मुझे आगे वर्किंग कंप्लीट करवाएं, मतलब आंसर खुद निकालते रहेगा बाद में। आगे बताएं कहाँ रुकूं जाके? जी बेटा, 1 लाख पे इंटरेस्ट या 1 लाख के साथ इंटरेस्ट? 1 लाख के साथ इंटरेस्ट तो पे होना है, और ये वाला होगा जो पहले 3 महीनों का, 1 अप्रैल वाले दिन। लेकिन अब अगला इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? 49 लाख। क्लियर है? तो 49 लाख इंटू रेट और मल्टीप्लाइड बाय हिम्मत 1/12। अब क्यों? यकम जून को फिर चेंज हो रहा है, तो 1/12 कौन सा 1? अप्रैल वाला। आगे 48 लाख इंटू कौन सा 1? मई। और फाइनली 47 लाख इंटू वंस अगेन 1, लेकिन कौन सा? जून। नीचे ये जा तो नहीं रहा, हमारी स्क्रीन तो नहीं गिरी? जी बेटा, वर्किंग क्लियर है सबको? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली अमाउंट्स लिखवाइएगा। अमाउंट्स अगर बता सके, पहली अमाउंट क्या है? तो एक बता दें आपको। क्या? 105, 104, 938। राउंड ऑफ सही कर लीजिएगा, मेरे ख्याल 7 8 जो भी बनता है। आगे 3 4। अभी रहती है वर्किंग, कर लें कर लें, करें करें कंप्लीट। ये कैलकुलेटर मेरा बड़ा था नीचे यार, देखना जरा। नेक्स्ट वन सर, 33580 32 880। चेक करें चेक करें। फाइनली टोटल 205,678। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? जिन लोगों ने कर लिया एक्सेक्स बनाए, और वही गलती नहीं करनी जो अब हो चुकी है।
ये लॉन्ग टर्म लोन के सामने 35 लाख, करंट पोर्शन के सामने जी। कोई इंटरेस्ट पेबल आएगा सर सारा? जरा एक मिनट रुक के जरा डेट्स दोबारा बोल लीजिएगा कि ये पेमेंट डेट्स क्या होंगी इसकी और आपसे एक्सपेक्टेड है। जरा एक मिनट रुक जाए जहां भी है, बताएं पहला इंटरेस्ट पे किस दिन होगा, डेट बतानी है आपने। दोबारा दोबारा दोबारा। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल इंस्टॉलमेंट के साथ। नेक्स्ट वाला 1 मई, 1 जून, 1 जून। और ये वाला जो फाइनली है ये पेएबल क्यों हो जाएगा दोबारा, क्योंकि फिर ये 1 जुलाई पे चला जाना। तो ये पहले 3 इंटरेस्ट हैं, ये जिस पीरियड से रिलेटेड है उसी पीरियड में पे हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट। और ये लास्ट अमाउंट रह जाएगी इससे, क्योंकि नेक्स्ट डे पे होना है, तो देयरफॉर इसने भी करंट लायबिलिटीज में वंस अगेन आ जाना। बहरहाल ये कुछ जरूरी नहीं है, रट्टा कोई नहीं है कि आखिरी हमेशा आना है। अगर फर्ज करें मंथ एंड पे इंटरेस्ट पे हो रहा होता, फिर ये आखिरी भी इसी महीने के एंड पे हो जाना। ये कोई रट्टे वाली बात नहीं है। आई होप के लॉजिकली बात समझ आ रही है। तो फिगर क्या थी ये 3288 जी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर? थर्ड सिनेरियो पढ़े हैं 5 मिनट में ज्यादा। थर्ड सिनेरियो खुद से पढ़े जरा, कोई लिख तो नहीं रहा काइंडली ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नोट कर लिया बड़ा सबने? जी बेटा बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैंने भी वही कहा। अगर इंस्टॉलमेंट एट एंड ऑफ द मंथ होती तो फिर नहीं आना था बेटा। जी सी सिनेरियो आपके सामने है। आप इसका करें, अभी टाइम है, आप लोग इसकी वो टाइम लाइन जिस तरह नहीं मैं बना रहा था ये वाली कि किस दिन क्या होना है, जो मैंने सारी एग्जांपल बनाई थी, कम से कम वो तो मेरे सामने बना के उठाना, बाकी काम फिर घर से कीजिएगा। देखिए जरा सी सिनेरियो। ये आखिरी वाले 2 ऐसे चल रहे नहीं आते नहीं काम आखिरी। देखिए ये वाला वो ये वाला बेटा चल रहा है आपके सामने के दरमियान, महसूस हो रहा है सबका? जरूरत है? ठीक है, नहीं वो तो नजर आ रहा है, मैं वो पूछ रहा हूं। क्वार्टरली, साल में कितने क्वार्टर्स? हर महीने, हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर में कितने महीने? ये पक्की बात है, याद रखनी। लोन कब ली है? पहली इंस्टॉलमेंट डेट बता, लिखी हुई है वो तो लिखी हुई, 1 नवंबर तो लिखा। अगली बता। गिनती 1 फरवरी, नवंबर शुरू हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1 फरवरी। अगली गिन ले, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अगली
नहीं 1 जुलाई मेरे भाई, 1 अगस्त। गिन के बताएं किसने क्या जुबानी बताया, दोबारा जीरो से शुरू कर। लोन कब लिए? पहली रीपेमेंट 1 नवंबर, अगली 1 फरवरी, गिन लें। अगली 1 मई, अगली 1 अगस्त। या साल पूरा हो जाएगा चौथी में। देखिए टोटल कितनी है? 5। बस ये ध्यान रखिए, नहीं 4 5 25, 25 5 नहीं, अभी 4 हो जाएंगी लेकिन बस शायद एक ही रह जाए। करें वाइंड अप करें, इसको लिख के तो करें ना, मुझे क्लोजिंग बैलेंस पता। जी अब्दुल्ला आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन काइंडली सॉल्व करना खुद से, वर्किंग करें। लोन कब लिया, डेट सेलेक्ट करें। 25/5 पे ओके, 20 रह जाएगा। जो जिस समय मैं वर्किंग कर रहा था काइंडली वैसे ही करें जरा। क्लोजिंग बैलेंस पता है? तो 30 जून तक सारा पे तो नहीं होगा, 10 बचेगा ना? नहीं बेटा 30 जून तक आना है। नहीं मैंने तो कहा 30 जून तक आए ना। सर ये 30 जून तक आए ना, कमाल है यार। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके क्या यार। सर जी कौन लोन कब लिया, परेशान हो गया सारे। लोन अपटेन ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। 1 अगस्त, ये तो महीने ही हमारे जहन से निकला। मैं कितना लिया लोन? 25। ईयर एंड तो बड़ा 30 जून है ना यार। तो लोन रीपेड ऑन, पहली रीपेड 1 नवंबर, कितना? 5 मिलियन। कितना रह जाएगा? 20। आगे चलें। फिर लोन रीपेड ऑन 1 फरवरी से, गिन लिया मैं सबने। 5 रिमेनिंग 15। 1 मई 5। तो यहीं तक आना है, ठीक है। आगे अगली जो डेट है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। हाँ ठीक है, जजाक अल्लाह। बैलेंस एज ऑन, ये 10 सब करी गए। 10 में से करंट और नॉन करंट पोर्शन बढ़ा के उठना है। गिन लें। सारा करंट क्यों होगा? क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स है, अगले साल में 2 क्वार्टर्स में खत्म हो जाएंगी 5 तो नॉन करंट जीरो हो गया। ठीक है, सबको पता है नॉन करंट जीरो हो जाएगा। दोबारा सोचेगा। एक काम और करते हैं, उठते उठते जरा बैठी हुए अभी आप बताएं, इंटरेस्ट किस अमाउंट पे कितने कितने महीने का होगा? मैंने जुबानी पूछा, घर जाके कंप्लीट कीजिएगा। नहीं आज सनी नहीं, 3 का नहीं होगा, जज्बाती ना हो। अमाउंट बता के आराम आराम से, टाइम है, घड़ियां देख लें, 2 मिनट है, आराम से करते हैं। बल्कि सॉरी मैं आपको ऐसी बाइस कर रहा हूँ, बल्कि अभी इतनी दूर से आए कि आज फिर 1.5 घंटे से पढ़ेंगे। कुछ 5-10 मिनट तो एक्स्ट्रा होने चाहिए। 2 तो करें, 25 से शुरू करें सर। 25 मिलियन में किन 3 महीनों का? सर गिनना है। किन 3 का? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। फिर अगला बताएं, किस पे? 20 पे अगले 3 गिने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 15 पे अगले 3 गिने, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और जज्बाती ना हो, 10 पे। 10 पे या कौन से? 10 पे गिनेंगे। कितने? बनते 3 ही है। नहीं है भी 3 ही, आएंगे 2। बनते हैं मई, जून, जुलाई। इंटरेस्ट 3 का ही आएगा, लेकिन हमारे पीरियड में 2 महीनों का सिर्फ अक्रू होगा। तीसरे महीने का हमारे पीरियड में क्यों अक्रू नहीं होगा? वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में बन रहा। तो आना 10 पे भी 3 मंथ्स का ही है, लेकिन 2 महीने हमारे अकाउंटिंग ईयर में और 1 महीना नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। तो सारी बात अब कंप्लीट हो गई है, मतलब कंप्लीट इन एसेंस मैंने बता दी है। वाइंड अप कर लेंगे सही तरह। तो बेटा ये छोटा काम बस घर के लिए, जिनके पुरानी चीजें रहती हैं बस 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं मिल सकेंगे। प्लीज वाइंड अप करें, पुरानी बहस है। अल्लाह हाफिज। जी बेटा उजैर, आपको मेरे से बेटा ज्यादा पता इन चीजों का यार। अल्लाह हाफिज।